प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विधि का लेख विगत 5 दिन से हम सुन रहे हैं किस तरह से महाराज विजय सिंह किसान की उस नन्ही सी कली को हमेशा हमेशा के लिए मसल देने के लिए उद्यत है। पहली बार वो असफल हुआ जब उसने उस लड़की को गोफन की तरह हाथ में उछालकर सिर्फ 7 दिन की लड़की बहुत दूर फेंक दिया, चट्टान पे फेंक दिया, खेत की बाड़ के पास जो चट्टान थी उसके ऊपर फेंक दिया। बेहोश हो गई लड़की, फिर भी बच गई क्योंकि विधि का विधान, विधि का लेख। 10 साल के पश्चात धनीराम पटेल और गोमती की पुत्री के रूप में जब उसे देखा, फिर से इसका सोया हुआ अहंकार जागृत हो गया और विधि के लेख को मिटाने के लिए फिर से राजा विजय सिंह तत्पर हो गया। वहां से भी लेकर साम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाकर डर दिखाकर चंद्रवती को लेके जाता है और अपने महल में पहुंच जाता है। तरह तरह के ताने बाने बुनता है उसे समाप्त करने के लिए, कई योजनाएं बनाता है, कई योजनाओं को मिटा देता है। इसी बीच महामंत्री का प्रवेश होता है और हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि महाराज, आपको इसी समय मंत्रणा कक्ष में आना होगा। एक आवश्यक कार्य के ऊपर हमें मंत्रणा की आवश्यकता है और वो अभी इसी वक्त करनी होगी। गंभीर समस्या को समझकर महाराज विजय सिंह चंद्रवती को अपने ही कक्ष में छोड़कर मंत्रणा कक्ष के लिए रवाना हो जाते हैं। प्रातः से ही जिसने सिर्फ नाश्ता किया था, इस लड़की को भूख लगने लगी थी क्योंकि सायंकाल का समय होने आया था। कुछ भी नहीं खाया था। इतने में एक दासी चंद्रवती के सामने से जा रही थी तो उसने इशारा करके उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम कैसी दासी हो, तुम्हें शिष्टाचार तक पता नहीं है। अरे मैं अतिथि हूं, सवेरे से कुछ खाया या नहीं खाया, पिया या नहीं पिया, मुझे भूख लगी है। जाओ रसोई घर में, रसोई यदि तैयार है तो मेरे लिए थाली सजा के लाओ। रुबाबदार आवाज सुनकर दासी भी हतप्रभ हो गई और ये तो जानती थी कि राजा के कक्ष में और राजा स्वयं इसे लाया है तो कोई राजकुमारी ही होगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रसोड़े घर के अंदर जाकर फटाक से एक सुंदर सा थाल सजाकर, चांदी के थाल में विविध पकवान और गरिष्ठ भोजन लेकर सामने समुपस्थित हो गई। चंदा सवेरे से भूखी प्यासी तो थी, उसने डटकर भोजन किया। जम्भाई सी आने लगी, नींद सी आने लगी। थोड़ी देर टहलकर वहां पर ही बिछे हुए सुख शैया के ऊपर जाकर चंद्रवती लेट गई। इधर काफी माथा पच्ची करने के पश्चात समस्या का समाधान आखिर ढूंढ ही निकाला। मंत्री और महामंत्री और राजा ने मिलकर, राजा फिर से अपने कक्ष में आया तो इसके दिलो दिमाग में वही योजनाएं शुरू होने लगी कि इसको अब खत्म कैसे करो। पहले मन में आया कि इसको छत पर ले जाता हूं और वहां से धक्का दे देता हूं, नीचे गिरते ही मर जाएगी। फिर इस योजना को भी उन्होंने अपने दिमाग से हटा दिया क्योंकि मर जाएगी तो ब्लेम मुझ पर ही आएगा। ये तो राजा के साथ आई थी, फिर दूसरी दिन कैसे क्या मर गई। विचार चेंज हुआ, उन्होंने सोचा कि चलो इसको जहर पिला देता हूं, पर फिर भी तो परिणाम वही होगा, इसका शरीर पूरा नीला हो जाएगा,
वही समस्या सामने खड़ी हो गई। नहीं, ये भी योजना ठीक नहीं। अचानक उनको हरिराम की याद आई। हरिराम राजा का विश्वस्त सेवक, चीते की तरह फुर्ती थी उसके अंदर और लोमड़ी की तरह तेज दिमाग था। राजा का एक तरह से मैं यूं कह दूं कि समस्त गुप्त समस्याओं का समाधान करने वाला यह हरिराम ही था, जो कि पाप पूर्ण ऐसी कृति हो, अपराध करने जैसे कुछ कार्य हो, उसे अंजाम देने का काम हरिराम करता था। राजा को उसकी याद आ गई और हरिराम ऐसा था कि राजा की यह गुप्त बात दोबारा कभी अपने होठों पर भी नहीं लाता था। राजा का आदेश मिलते ही हरिराम कक्ष के अंदर उपस्थित हुआ। इधर चंद्रवती प्रगाढ़ निद्रा के अंदर निद्राधीन हो चुकी थी। बच्चे तो वैसे भी गाढ़ नींद में सोते हैं। राजा ने अपनी समस्या बताई कि किसी भी तरह से आज रात्रि के दूसरे प्रहर में ये लड़की का काम तमाम होना चाहिए, पर सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति रहती है, प्रकृति रहती है कि वो पाप तो करना चाहता है, पर अपने उस पाप को कोई जाने नहीं, इस तरह का व्यवहार भी करना चाहता है। अपना पाप प्रकट ना हो, ये उसकी सोच रहती है। समाज के अंदर और लोगों के अंदर उसका चरित्र बना रहे, अच्छाई दिखती रहे, बस यही सोच ऐसे व्यक्तियों की होती है। राजा भी ऐसा ही था। अपने पाप को इतना सा भी कहीं बाहर जाहिर नहीं होने देना चाहता था। हरिराम ने कहा कि हुकुम, आपके आदेश की पालना अक्षरशः हो जाएगी। एक सुंदर सी पेटी जिसमें कि 10 साल की ये लड़की आराम से आ सकती है, मेरे पास है, मैं अभी लेकर आता हूँ और इसमें इसको सुव्यवस्थित सुलाकर नदी के अंदर इसको प्रवाहित कर दूंगा, क्योंकि राजमहल के पिछवाड़े ही बहुत बड़ी नदी तूफानी वेग से बह रही थी। बड़े बड़े झाड़ झंखाड़ को उखाड़ के भी वो ले जाती थी, इतनी तूफानी नदी थी। और राजा के राजमहल से नियर अबाउट 500 मीटर की दूरी पर ही वह नदी थी। हरिराम उस रास्ते के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। रात की वो सघन अंधकार में भी वो इस तरह से चलता था मानो दिन के उजाले में ही चल रहा हो। पहले प्रहर में ही सब जब सो गए तो राजमहल में दबे पांव हरिराम उस पेटी को लेकर आ जाता है। इन दोनों की आपस में खुसर पुसर होती है। हरिराम उस नन्ही सी कली को धीरे से उठाता है और अपनी इस पेटी के अंदर सुला देता है। पेटी का ढक्कन ढककर कुंडी लगा देता है। राजा को लगता है कि बस अब मेरे रास्ते का कांटा निकल गया, मेरे हाथों से पाप भी नहीं हुआ मारने का और हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गई, क्योंकि वो जो नदी थी अनेक अनेक राज्यों को टच करते हुए आगे की ओर जाती थी। अब कहाँ जाएगी या इसकी जल समाधि हो जाएगी, कुछ पता नहीं था, पर यह सुनिश्चित था कि इसकी जल समाधि आज होने वाली है। हरिराम दूसरे प्रहर के 2 घंटे की आवाज सुनते ही पेटी को उठाता है, राजा की आज्ञा लेता है और राजमहल के पीछे का दरवाजा खोलकर नदी की तरफ चल पड़ता है। महाराज विजय सिंह भी छत के ऊपर चले जाते हैं और चंद्रमा की चांदनी के अंदर जाते हुए हरिराम को निहारते हैं, देखते हैं। हरिराम तैरना भी जानता था। आधे घंटे के अंदर ही वो पहुंच जाता है नदी के पास, नदी में उतरता है और धीरे धीरे
तैरते तैरते नदी के मध्य भाग में आ जाता है और पेटी को डाल देता है। पेटी हल्का सा थपका लेती है, टेढ़ी होती है और फिर से सीधी होकर लहरों के साथ में चल पड़ती है। हरिराम तैरते हुए वापस बाहर आ जाता है। राजा सब कुछ देखता है और सोचता है कि आज तो उस विधना के लेख को मैंने झूठा कर दिया, अब ये नहीं बच सकती। पहली बार तो बच गई, अब बचने के कोई चांस नहीं है। दोस्तों, कई राज्यों को अपलावित करती हुई, अपने प्रवाह से प्रवाहित करती हुई यह नदी सुदूर जाती थी। कंचनपुर के नजदीक ही लगे हुए 2-3 राज्यों को छोड़कर एक देवगढ़ नाम का राज्य था। उस राज्य का राजा रामसेन अत्यंत धर्मात्मा, क्योंकि रामसेन और विजय सिंह ये दोनों राजे आपस में मित्रता से भी एक अच्छी मिसाल समाज के सामने प्रकट करते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। देवगढ़ के राजा के राजमहल के पश्चिमीवर्ती तट पर यह नदी प्रवाहित होते हुए निकलती थी और महाराज रामसेन की जो भार्या थी रानी मंगला, उसे तैरने का बहुत शौक था। प्रातःकाल उठते ही नित्य कर्मों से निवृत्त होकर 5 बजे अंधेरे के समय में अपनी दासियों को साथ में लेकर वह नदी तट पर पहुंच जाती थी और 2, ढाई, 3 घंटे तक जल विहार करती थी, जल क्रीड़ा करती थी। प्रतिदिन का उसका यह शौक था। रानी जल क्रीड़ा करने के पश्चात जैसे ही तट पर आती है और अपने वस्त्र परिधान करने के लिए उद्यत होती है, अचानक उसकी नजर बहती हुई नदी की धारा पर उस पेटी के ऊपर पड़ती है। दासी जोरों से चिल्लाती है, चंदा, माधवी, बसंती, जल्दी आओ, देखो एक पेटी बहती जा रही है, जाओ उसे खींचकर इधर लेके आओ। महारानी जी, आप तो इस तरह से उतावली हो रही हो और आदेश दे रही हो जैसे आपके पियर से ही किसी ने दागीने भेजकर इस पेटी में डाले होंगे। गुस्सा आ गया रानी मंगला को। उसने कहा, यह मजाक का समय नहीं है। तुम्हारी इस वार्तालाप के बीच में वो पेटी आगे निकल गई ना तो रोती रहोगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दासियां सहम गई। 2-3 दासियों ने झंपापात किया नदी के अंदर और उस पेटी को खींचकर रानी मंगला के सामने रख दिया। दोस्तों, इसी बीच सारी दासियां इकट्ठी हो गई, सोचने लगे नदी के अंदर पेटी कैसे। रानी ने बेटी सुना, पेटी के बजाय बेटी, और सचमुच में जब उसने कुंडी खोली तो एक सुंदर सी कन्या 10 साल की गहरी नींद के अंदर निद्राधीन थी। रानी को आश्चर्य हुआ। तत्काल उसने एक दासी को भेजकर राजा को आने के लिए, समुपस्थित होने के लिए निवेदन कहलवाया। राजा भी यह सुनकर भागे भागे आए। रानी मंगला कहने लगी महाराज रामसेन से कि महाराज, इस छोटी सी लड़की का कौन दुश्मन हो सकता है। इतनी निर्दयता से उन्होंने इसे नदी के अंदर प्रवाहित कर दिया। महाराज रामसेन कहने लगे कि रानी, इसका दुश्मन कौन है तो बात की बात जब हम सोचेंगे, पर आज भगवान का प्रसाद है ये सोचकर तुम खुश हो ना। हमारे 5 बेटे हैं और तुम ही कहा करती थी एक तो भी बेटी होनी चाहिए, तो लोग बिना प्रसव पीड़ा के ही तुमको बेटी मिल गई है। रानी शर्मा गई। उन्होंने कहा, धत, आप भी ऐसे समय में मजाक कर रहे हो। कुछ वार्तालाप चला और राजा रानी दोनों खुश हो गए, क्योंकि रानी को बेटी नहीं थी और ऐसी तेजस्वी, ओजस्वी
बेटी को पाकर वे खुश हो गए थे। इस बीच प्रातःकाल का समय हो चुका था और लड़की ने भी अंगड़ाई लेकर आंख खोली और वहां का दृश्य देखा तो देखती रह गई। सोचने लगी, मैं तो आराम से राजभवन के अंदर राजमहल में सुख शैया पर सो रही थी, फिर यहाँ कैसे आई? नदी किनारा, ये पेटी, ये दास दासियां, ये राजा रानी, कोई सब कुछ नया। रानी ने कहा कि बेटा तुम कौन हो, कहां रहती हो, कैसे आई हो और इस पेटी में तुम्हें किसने डाला? एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर चंद्रवती हड़बड़ा गई। फिर भी उसने कहा कि मैं धनीराम पटेल की लड़की हूं और मेरे माता पिता से एक राजा ने मुझे मांग लिया। मैं उनके राजभवन में ही थी, खाना खाकर मैं सोई और उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे यहां आ गई। रानी मंगला और महाराज रामसेन सोचने लगे कौन निर्दयी होगा। खैर, हमें क्या करना है, हमें तो पुत्री रत्न के रूप में ये मिल गई है। महाराज रामसेन ने अपने 5 पुत्रों को, जो कि हम उम्र के ही थे, उनसे मिलाया और कहा कि आज से ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हें हर रक्षाबंधन पे राखी बांधेंगी और इसे परेशान नहीं करना, इनके साथ खेलो कूदो, तुम्हारे साथ ये पढ़ेगी। महाराज रामसेन ने उसकी शिक्षा दीक्षा का सुंदर प्रबंध कर दिया। विचक्षण तो थी, बुद्धिमती थी, फटाफट इसने स्त्रियों के समस्त गुणों को सीख लिया, 64 कलाओं को इसने सीख लिया। पाक शास्त्र के अंदर भी ये निपुण हो गई, घुड़सवारी के अंदर भी ये निपुण हो गई, विचक्षण बुद्धिमता की धनी थी और इसे दास दासी भी राजकुमारी ही कहते थे और राजा और रानी भी इसे अपनी बेटी समझते थे। बड़े लाड़ प्यार और दुलार के साथ ये चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की छटा की तरफ बढ़ने लगी थी। इसका रूप और सौंदर्य दिन प्रतिदिन निखार आते जा रहा था। दोस्तों, अब आगे क्या होगा, किस तरह से विधि के लेख को पूरा करने के लिए कायनात के अंदर क्या क्या परिवर्तन आएगा, किस तरह से राजा विजय सिंह का लड़का राजकुमार जो है जय सिंह अपने पिता को अपने मन की बात कहेगा, ये भी अपने बेटे के लिए एक सुंदर सी कन्या ढूंढने का एक मानस बनाते हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब कर फॉरवर्ड करते रहिए और ऐसी सुंदर सुंदर कहानियाँ जो कि आपको प्रतिदिन सुनने को मिलेगी, सुनते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।